और आप लोग प्रोमोट भी हो गए हो न्यू क्लास में, तो हम आपको वेलकम कहते हैं 10th क्लास में। तो बेटा ये है हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर। यहाँ पर हम लोग पार्ट 2 को पढ़ेंगे। आप लोग 9th क्लास में पार्ट 1 पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। इस बुक में भी टोटल 8 चैप्टर हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर नंबर 9 से, जो कि है केमिकल एक्विलिब्रियम। बेटा आप लोगों को कोई भी इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे अगेन एंड अगेन। तो बेटा हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ केमिकल एक्विलिब्रियम। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों ने कौन कौन से मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहला हमारे पास टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक एक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे, दैट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और फिर डायनामिक एक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। सेकेंड है हमारे पास बहुत ही फेमस ये लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थर्ड है हमारे पास एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। और 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा 4 इसमें हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट है, मेजर टॉपिक्स हैं, इनको हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक एक्विलिब्रियम। इसको स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि केमिकल एक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। एक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? एक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, बैलेंस क्रिएट करना। अगर हम इसको उर्दू में देखें तो इट्स मीन कि तवाज़न बरकरार रखना। हम डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग के ऊपर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई होती हैं। एयर का प्रेशर होता है, ग्रेविटी होती है ज़मीन की जो इसको पुल कर रही होती है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो तबाह नहीं होती, वो खड़ी रहती है। क्यों? फोर्सेस तो उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। एक्चुअली उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, चाहे वो एयर का प्रेशर हो, चाहे वो ज़मीन की ग्रेविटी हो, वो सब बैलेंस्ड होती हैं और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही होती हैं। सो एज अ रिज़ल्ट बिल्डिंग के ऊपर फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं वो बैलेंस्ड हैं और बिल्डिंग अपनी सही हालत में मौजूद रहती है। केमिकल एक्विलिब्रियम की हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था एवेपोरेशन का प्रोसेस। सो एवेपोरेशन क्या होता है कि हमने एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर हमने वाटर को डाला हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक बीकर लिया है और उसके अंदर वाटर मौजूद है। हमने इसको क्लोज कर दिया है। एक क्लोज सिस्टम के अंदर हम ये प्रोसेस को देखेंगे। एवेपोरेशन क्या होती है? लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज़ एवेपोरेशन। एक और प्रोसेस होता है, दैट इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन वेपर्स का वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो अगर हम एक बीकर में हमने वाटर लिया है और उसको हमने ऊपर से क्लोज किया हुआ है, तो क्या होगा कि यहाँ पर वाटर एवेपोरेट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपर्स यहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट आफ्टर सम टाइम वो वेपर्स कंडेंस होंगे और वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सिस्टम ऊपर से क्लोज है। अगर ये ओपन सिस्टम होता तो वेपर्स तो सराउंडिंग में चले जाते, वेपर्स बाहर निकल जाते हैं इस सिस्टम से। बट हमने सिस्टम को क्लोज कर लिया है, तो क्या हो रहा है कि एवेपोरेशन हो रही है और सिस्टम क्लोज होने की वजह से वही वेपर्स दोबारा कंडेंस हो रहे हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना एवेपोरेशन का रेट होगा उतना ही रेट होगा कंडेंसेशन का। जिस रेट से वेपर्स बन रहे हैं उसी रेट से वेपर्स जो हैं वो वापस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। सो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों प्रोसेस के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट हो गया है। एक्चुअली वही बैलेंस एक्विलिब्रियम है। अब ये स्टेट एक्विलिब्रियम की स्टेट में है। जितना रेट एवेपोरेशन का है उतना ही रेट कंडेंसेशन का है। एक्विलिब्रियम की हम और एग्जांपल देखते हैं नेचर में। और एग्जिस्टेंस इन नेचर, हमारी एग्जिस्टेंस नेचर में, दैट इज़ आल्सो ड्यू टू एक्विलिब्रियम और एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ। हम अपनी एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस कैसे एक्विलिब्रियम की वजह से है। हम अपना और प्लांट्स का कंपैरिजन करते हैं। हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? हमें ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हमने बैलेंस देखना है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का नेचर में। वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा इनहेल मीन इट्स मीन कि हम जो एयर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है इनहेलेशन, और जो एयर हम थ्रू आवर नोस्ट्रल्स रिमूव कर रहे होते हैं सराउंडिंग में, दैट इज़ एक्सहेलेशन प्रोसेस। तो हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? दैट इज़ ऑक्सीजन। गैसेस का तो मिक्सचर मौजूद होता है हमारी सराउंडिंग में, तो हम सारी गैसेस को इनहेल कर रही होती हैं, लेकिन हमारी बॉडी को कौन सी गैस सिर्फ रिक्वायर्ड होती है? दैट इज़ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन को हम यूज़ कर लेते हैं अपनी बॉडी में और बाकी जितनी गैसेस होती हैं उनको हम एक्सहेल कर देते हैं। उनमें मेनली जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके रिवर्स में प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को। तो बेटा वो गैस जो प्लांट्स रिलीज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम यूज़ कर रहे हैं, और वो गैस जो हम लोग रिलीज़ करते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह इन दोनों गैसेस में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है इनकी क्वांटिटीज़ में। तो मैंने यहाँ पर टर्म यूज़ की कि हम लोग मेनली एक्सेल कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और प्लांट्स रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को। ये गैसेस वैसे भी हमारी सराउंडिंग में मौजूद हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस भी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। कैसे, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। प्लांट्स यूज़ कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का होता है रिएक्शन सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में, और फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की। ग्लूकोज प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है और प्लांट रिलीज़ कर देते हैं ऑक्सीजन को। ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। अब देखें, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लिया और रिलीज़ क्या किया, ऑक्सीजन को। इसी तरह एनिमल्स में होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। एनिमल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इन दोनों का होगा सेलुलर लेवल पर रिएक्शन, जिसके प्रोसेस में क्या हमें मिलेगा, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हमारी बॉडी करती है यूज़, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज़ कर देते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं और वो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। सो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस क्रिएट है हमारी नेचर में, जो कि हमारे और प्लांट्स की एग्जिस्टेंस के लिए है ज़रूरी। सो इन दोनों गैसेस में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है नेचर में। सो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने दूसरी एक टर्म पढ़ी थी कि बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन लेक्स। लेक्स, झीलों वगैरह में ऑक्सीजन का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। किस लिए, एक्वेटिक लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए। एक्चुअली वाटर में ऑक्सीजन मौजूद होती है इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। अगर ऐसा हो कि किसी झील में, किसी लेक में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आ जाएं, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, खुराक बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि वहाँ पर उस झील में मौजूद एक्वेटिक लाइफ तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट कर देगी, उनकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी। एज अ रिज़ल्ट वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिज़ोल्व है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देगी एक्वेटिक लाइफ। एक स्टेज ऐसी आएगी कि एक्वेटिक लाइफ को, जो कि प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, उनको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी। उस वाटर में जितनी डिज़ोल्व ऑक्सीजन थी वो सारी की सारी इन्होंने यूज़ कर ली है प्लांट्स और एनिमल्स ने। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि एक्वेटिक लाइफ की डेथ स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनमें बैलेंस नहीं रहा, उनकी प्रोडक्शन और ऑक्सीजन में बैलेंस नहीं रहा। एज अ रिज़ल्ट वाटर के ऊपर एक ग्रीन लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा आपने अक्सर देखा होगा तालाबों वगैरह में, कुछ इस तरह से एक ग्रीन लेयर वाटर के ऊपर प्रोड्यूस हो जाती है। ये किस लिए हुई है, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है और एक्वेटिक लाइफ की डेथ स्टार्ट हो गई है। इस कंडीशन को यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। सो बेटा, नेचर में एग्जिस्टेंस के लिए, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, प्लांट लाइफ हो, एग्जिस्टेंस के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी है। तो बेटा कुछ टर्म्स हैं हमारे पास जिनको हम इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। हम उनको एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। वो क्या है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आप लोग पहले ही इन टर्म्स से अवेयर हैं। हम एक दफ़ा दोबारा इनको रिवाइज कर लेते हैं जस्ट। सपोज द केमिकल रिएक्शन, ए और बी इनके दरमियान में हुआ है केमिकल रिएक्शन। एज अ रिज़ल्ट हमें C+D ये हमें मिली है इसका जो है प्रोडक्ट। तो बेटा ये हुआ है एक केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास दो स्पीशीज़ थी, इनके दरमियान में हुआ है केमिकल रिएक्शन। एज अ रिज़ल्ट हमें ये स्पीशीज़ मिली हैं। तो बेटा ऐसे सब्सटेंसेस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गए हैं न्यू स्पीशीज़ में, इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। सो एक केमिकल रिएक्शन में वो स्पीशीज़ जो कि रिएक्ट करती हैं, जो कंबाइन होती हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और इनके केमिकल रिएक्शन से जो हमें न्यू स्पीशीज़ मिलती हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। हम इनके डिफाइन देखते हैं। द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जैसे ये हमारे पास A+B, दीज आर रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या है, इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विच आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे C+D ये न्यू स्पीशीज़ बनी है इनके केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में, सो दीज आर प्रोडक्ट्स।
तो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हम देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस कैसे चेंज होंगे और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या है डिफरेंस। केमिकल चेंज की बात करते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं, वो रिएक्ट करते हैं आपस में और एक न्यू सब्सटेंस बना देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे बेटा हमारे पास एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हमने दो गैसेस ली जो कि है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनको हमने आपस में जब रिएक्ट करवाया तो हमें प्रोडक्ट मिली ए थर्ड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ वाटर। अब देखिए रिएक्टेंट्स थे हमारे पास दोनों गैसेस और जो हमें मिली है प्रोडक्ट दैट इज़ लिक्विड, और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसेस हैं, वाटर की फॉर्मेशन हुई है दैट इज़ अ लिक्विड। इनकी और इनकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो केमिकल कंपोजिशन है वो टोटली एक दूसरे से चेंज है। तो यहाँ पर एक केमिकल चेंज प्रोड्यूस हुआ है। केमिकल चेंज की हमारे पास डिफाइन क्या बनती है, केमिकल चेंज अकर्स व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइन विद अनदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो सब्सटेंसेस थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनको हमने रिएक्ट करवाया तो हमें मिली जो प्रोडक्ट मिली दैट इज़ वाटर। और इन दोनों की जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और भी नेचर में हमारे पास केमिकल चेंजेस की एग्जांपल्स है, जैसे बर्निंग है, कुकिंग है और रस्टिंग। इन सब प्रोसेस में केमिकल चेंजिंग्स इन्वॉल्व हैं। और इसके ऑपोजिट है हमारे पास फिजिकल चेंजेस। ये कैसे चेंजेस हैं, द चेंज विच अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो हमने सब्सटेंस लिया हुआ है उसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होगी, नॉट केमिकल कंपोजिशन। जैसे अगर हम एग्जांपल ले वाटर की, वाटर हमारे पास मौजूद है लिक्विड स्टेट में, उसका फॉर्मूला है H2O। अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर दें तो वो क्या होगा, वो सॉलिड कंडीशन में चला जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, दैट इज़ आइस। लेकिन आइस में भी उसका केमिकल फार्मूला वही रहेगा H2O। और अगर हम वाटर को बॉयल करना स्टार्ट कर दें, हम टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें तो वाटर के बन जाएंगे वाटर वेपर्स। बट वेपर कंडीशन में भी, वेपर स्टेट में भी वाटर का फार्मूला वही रहेगा H2O। सो ये एक ऐसा चेंज है जिसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड गैस फेज में जा रहा है, उसकी सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट, नॉट केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगी हमारे पास। जैसे एग्जांपल है बॉइलिंग है, मेल्टिंग है या फिर फ्रीजिंग है। तो बेटा इस टाइप की चेंजिंग्स को हम फिजिकल चेंज कहते हैं जिसमें केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है। बट हमने जैसे केमिकल चेंजिंग्स में पढ़ा तो जो हमें प्रोडक्ट मिली है उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गई थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन। नेचर में कुछ रिएक्शन इख्तिताम को पहुंच जाते हैं, इट्स मीन के रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में हमें जो सब्सटेंसेस मिले वो हैं हमारे पास प्रोडक्ट। अब ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्ट करें और रिएक्टेंट्स बना दें। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएं प्रोडक्ट्स में, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। बट कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करेगी और बना देगी रिएक्टेंट्स। ऐसे रिएक्शंस को इनकम्प्लीट रिएक्शंस कहते हैं, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो दो तरह के रिएक्शंस हैं, कुछ होते हैं कंप्लीट रिएक्शन और कुछ होते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शंस। इनको हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हमने इंट्रोडक्शन में देखा केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, हमने उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी, नेचर में हमने इसकी एग्जांपल्स को रीड किया। आफ्टर दैट हमने कुछ टर्म्स को पढ़ा जिनको हम इस पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे। वो क्या थी, रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं और केमिकल और फिजिकल चेंज क्या होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। और फिर हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ी कि कुछ रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, कुछ रिएक्शंस इनकम्प्लीट होते हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। टॉपिक है हमारे पास 9.1 दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बेटा फर्स्ट है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल का क्या मतलब है, रिवर्स का मतलब होता है बैक, आल्टर होना, वापस पलटना। इरिवर्सिबल का मतलब है नॉट एबल टू बी अनडू और आल्टर्ड। इट्स मीन कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि बैक नहीं हो सकता, जो कि आल्टर्ड नहीं हो सकता। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A+D आर रिएक्टेंट्स और इनके दरमियान में हुआ है केमिकल रिएक्शन, हमें प्रोडक्ट मिली है C+D। ये हो गया है एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। अगर ऐसा हो कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनी हैं ये दोबारा आपस में रिएक्ट ना करें और वापस वो रिएक्टेंट्स ना बनाएं, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट्स मीन कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो यह बैक नहीं हो सकता।
ये अब रिवर्स नहीं आ सकता। इट्स मीन कि इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है वो वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होंगी। सो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके डिफाइन है हमारे पास the reactions in which the products do not recombine to form reactants are called irreversible reactions। और इन reactions को हम complete reactions consider करते हैं। They are represented by a single arrow between reactants and products। reactants और products के दरमियान इसको एक single arrow से represent करते हैं और ये chemical reaction complete होते हैं। इसकी हम example देखते हैं। Formation of water है हमारे पास। In a chemical reaction hydrogen and oxygen combine they form water। अभी हमारे पास थे रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और उन्होंने रिएक्ट किया है, केमिकल रिएक्शन हुआ है और हमें मिला है प्रोडक्ट दैट इज़ वाटर। और इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड थी। एक तो इसको हीट की ज़रूरत थी और दूसरा यहाँ पर कैटालिस्ट यूज़ किया गया है। प्लैटिनम को यूज़ किया गया है एज अ कैटालिस्ट। तो ये रिएक्शन हो गया है हमारे पास कंप्लीट, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट्स में। अब ये नहीं होगा कि वाटर दोबारा से कन्वर्ट हो जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एट नॉर्मल कंडीशंस। तो ये हमारे पास रिएक्शन है अब इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन बेटा इस रिएक्शन को भी हम रिवर्स कर सकते हैं, उसके लिए हमें अलग से कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। आपने पढ़ा होगा कि अगर हम वाटर की डिकम्पोजिशन करें तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिलती हैं। तो ये वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस होती हैं जो कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं। इट्स मीन के प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट्स दोबारा अटेन कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। सो नॉर्मल जो हमारे पास कंडीशन है, यहाँ पर हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं और हीट कर रहे हैं, तो हमें जो रिएक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, हमें वाटर मिल रहा है, दिस इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसके ऑपोजिट है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन, उसको देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को भी हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं A+B जो कि कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट्स में। बट यहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगी और वापस बना देंगी रिएक्टेंट्स। तो ये रिएक्शन हो गया रिवर्स। रिवर्स होने की वजह से ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। जो रिएक्शंस रिवर्स नहीं होते उनको इरिवर्सिबल, और जो रिएक्शंस रिवर्स होते हैं, बैक होते हैं, जिनमें हम रिएक्टेंट्स दोबारा अटेन कर लेते हैं, उन रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। इसके डिफाइन देखते हैं। द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसे यहाँ पर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इनको रिप्रेजेंट किया है बाय डबल हेडेड एरो। एंड दीज रिएक्शंस नेवर गोज टू कम्प्लीशन। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। जितने इनमें रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, फिर प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ऐसा एक पॉइंट आता है कि जब जितने यहाँ पर रिएक्टेंट्स होते हैं, जितनी क्वांटिटी होगी रिएक्टेंट्स की, उतनी ही क्वांटिटी हो जाएगी प्रोडक्ट्स की। सो इन दोनों की क्वांटिटीज़ में एक एक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, एक एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा और ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि हमें लगेगा कि कंप्लीट हो गया है, स्टॉप हो गया है, बट ये सेम रेट में चल रहा होता है। जितना ये फॉरवर्ड जाता है उतना ही ये बैकवर्ड चल रहा होता है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन को हमने रिएक्ट करवाया तो हमें मिला हाइड्रोजन आयोडाइड। इस प्रोसेस में हीट भी इन्वॉल्व है, हम इसको हीट करके कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट करेगा एज अ रिएक्टेंट और ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन में। सो ऐसा रिएक्शन हमने पढ़ा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा से कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट्स में, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल है एक रिवर्सिबल रिएक्शन की। और सेम इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो से, डबल एरो से। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान हमने यूज़ किया है डबल एरो। तो बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की आप लोगों को अब तक तो समझ आ गई होगी, लेकिन हम इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शंस कौन से होते हैं और रिवर्स रिएक्शंस कौन से होंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रही होती हैं प्रोडक्ट्स में, तो ये हमारे पास होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसके ऑपोजिट है हमारे पास रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। इट्स मीन कि अगर इस पिछले रिएक्शन में बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्ट करें और वापस कन्वर्ट हो जाएं रिएक्टेंट में, तो ये हमारे पास रिएक्शन होगा रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स मतलब बैक हो रहा है, ये रिएक्शन पीछे की तरफ
वापस ये पलट रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितना यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा उतना ही रिवर्स रिएक्शन का रेट होगा। इट्स मीनिंग कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स होंगे। तो ऐसी कंडीशन में इनकी क्वांटिटीज़ में एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्विलिब्रियम। और ऐसे रिएक्शंस को कि जिनमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो और रिवर्स रिएक्शन भी हो, हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं और इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो बेटा आज का ये हमारा लेक्चर इतना ही काफ़ी है। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा है चैप्टर का और कुछ टर्म्स जिनको हम फ्रीक्वेंटली इस पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे हमने उनको पढ़ा है, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक एक्विलिब्रियम को समझने के लिए हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन है उसको पढ़ेंगे, फिर कैल्शियम कार्बोनेट को पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।